एक बार की बात है, खुशीनगर में लाली नाम की एक गरीब लड़की अपने दो छोटे बहनों के साथ रहती थी। लाली के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर खेती करके वो अपना और अपने बहनों का पेट पालती थी। दूसरी तरफ लाली अपने बहनों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी ताकि उन दोनों के आने वाली जिंदगी में कभी कोई दुख ना हो। फिर एक दिन लाली अपने खेत पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ शहर में रहने वाली सपना नाम की एक अमीर औरत अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। सुन लड़की, हमने इस गांव में शराब का कारखाना खोलने का फैसला किया है। बाकी गांव वाले ने तो हमें अपनी जमीन बेच दी है। अब तू भी अपनी जमीन बेचकर यहाँ से निकल जा। नहीं नहीं, मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगी। और वैसे भी एक औरत होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शराब का कारखाना खोलना चाहती हो। शराब की वजह से हर साल लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं। देखो, तुम यहाँ से चली जाओ। अरे सपना, ये लड़की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर हमें इसकी जमीन नहीं मिली तो हम यहाँ शराब का कारखाना नहीं खोल पाएंगी। तू ठीक कहती है, हमें किसी भी तरह इस लड़की से ये जमीन हथियानी होगी। अगर ये सीधी तरह नहीं मानेगी तो हम इसे दूसरे तरीके से ले लेंगे। फिर वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, मुझे उन औरतों की बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी जमीन छीनने के लिए वो हमें नुकसान पहुँचाए। मेरे रहते तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। उसके बाद लाली अपनी दोनों बहनों को स्कूल भेज देती है। दूसरी तरफ लाली बेफिक्र होकर अपने खेत में फसल उगाने लगती है। लेकिन फिर एक रात सपना और उसकी सहेलियां लाली के खेत पर आ जाती हैं। वो लड़की उस दिन बहुत इता रही थी ना। आज उसे सबक सिखाने का बिल्कुल सही समय है। चलो जल्दी से खेत के सारी फसल में आग लगा दो। फिर सपना अपनी सहेलियों के साथ मिलकर लाली की फसल में आग लगा देती है और देखते ही देखते सारी फसल जलकर राख हो जाती है। अगले दिन अपने खेत की हालत देख लाली को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ये सब क्या हो गया अचानक? मेरे खेतों में आग कैसे लग गई? हे भगवान, इतनी मेहनत से मैंने ये फसल तैयार की थी। अब मैं क्या करूंगी? पैसे ना होने की वजह से मेरी बहनों की पढ़ाई रुक जाएगी। तभी वहाँ सपना और उसकी सहेलियां आ जाती हैं। क्यों लड़की, तेरी फसल तो पूरी तरह जलकर राख हो गई है। अब तो क्या करेगी? तेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अच्छा, अब मैं समझी। तुम्ही ने मेरी फसल में आग लगाई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर लाली डंडा उठाकर सपना को मारने लगती है। सपना घायल होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी सपना की सहेली लाली को पकड़ लेती है। तू तो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत के तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चलो इसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दो। फिर वो सभी औरतें लाली के हाथ पैर रस्सियों से बांध देती हैं। उसके बाद वो सभी औरतें लाली को लेकर जंगल की ओर चली जाती हैं और उसे बीचों बीच फेंक देती हैं। अब ये लड़की नहीं बचेगी। शाम तक जंगल का कोई जंगली जानवर इसे मार कर खा जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ लाली अपने आप को रस्सियों से छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। तभी वहाँ कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं। लाली को देख वो सभी जानवर लाल टपकाते हुए लाली की ओर बढ़ने लगते हैं। उन जानवरों को अपनी ओर आते देख लाली घबरा जाती है। अरे नहीं, ये जानवर तो मुझे मारकर खा जाएंगे। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। इस तरह लाली मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पीपल के पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल लाली की आवाज सुन लेती है। वो चुड़ैल बहुत दयालु और नेक थी। वो हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। चुड़ैल फौरन लाली के पास पहुंच जाती है। फिर चुड़ैल वहां आग प्रकट कर देती है। आग को देख सभी जानवर घबराकर वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद चुड़ैल लाली की रस्सियां खोल देती है।
डरो मत लड़की, मेरे रहते इस जंगल का कोई जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लाली चुड़ैल को सपना की करतूतों के बारे में सब कुछ बता देती है। लाली का दुख जानकर चुड़ैल उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद चुड़ैल लाली को लेकर उसके खेत पहुंच जाती है। फिर चुड़ैल अपने बालों को तोड़कर लाली के खेतों में फेंकने लगती है। उसके बाद चुड़ैल वहां ढेर सारा पानी डाल देती है और अगले ही पल लाली के खेत में पैसों की खेती तैयार हो जाती है। ये नजारा देख लाली बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहां सपना अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। अच्छा, तो तुम सभी वही औरतें हो जिन्होंने इस बेचारी लड़की पर अत्याचार किया है। तुम सभी यहाँ शराब का कारखाना लगाना चाहती हो ना? ठहर जाओ, अभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। उसके बाद चुड़ैल सपना और उसकी सहेलियों को रस्सियों से बांधकर हवा में उड़ाती हुई दूर एक टापू पर ले जाती है। उस टापू पर शराब से भरा एक कुआं मौजूद था। चुड़ैल उन सभी औरतों को कुएं में डुबा देती है। देखते ही देखते वो सभी औरतें तड़पने लगती हैं और चुड़ैल से उन्हें छोड़ने की विनती करने लगती हैं। लेकिन चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और वहां से गायब हो जाती है। इस तरह उस दुष्ट औरत को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ पैसों की खेती से लाली बहुत अमीर बन जाती है और हंसी खुशी अपने बहनों के साथ रहने लगती है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में पड़कर कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी मासूम को तंग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को एक ना एक दिन उनके कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है 3 चुड़ैलों की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 3 चुड़ैलों की शादी की कहानी। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे 3 चुड़ैल बहनें रहती थी। वो तीनों बहुत ही बुरी और बदसूरत थी। हमें किसी भी तरह फिर से अपने आप को जवान बनाना होगा, वरना कुछ ही दिनों में हमारी मौत हो जाएगी। इसके लिए हमें शैतानी बाबा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वही हमें फिर से जवान बनाने का तरीका बता सकते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों चुड़ैल बहनें शैतानी बाबा के पास पहुंच जाती हैं। शैतानी बाबा, हम तीनों जवान बनना चाहती हैं, इसीलिए मदद के लिए आपके पास आई हैं। और देखो, तुम तीनों को जवान बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम तीनों को 3 नौजवान लड़कों से शादी करनी होगी। शादी के ठीक 15 दिन बाद तुम उन तीनों को यहाँ लेकर आ जाना। मैं उन्हें मार कर उनका दिल निकाल लूंगा। उस दिल को खाते ही तुम तीनों फिर से जवान बन जाओगी। शैतानी बाबा की बात सुनकर तीनों चुड़ैलें खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन तीनों चुड़ैलें नदी के किनारे वाले पेड़ के ऊपर बैठकर मछलियां खा रही थी कि तभी वहां रोहन, सोहन और मोहन नाम के 3 भाई मछलियां पकड़ने आ जाते हैं। उन तीनों को देख चुड़ैल बहनें खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये तीनों नौजवान तो बहुत खूबसूरत हैं। चलो इन्हें अपने जाल में फंसाकर इनसे शादी कर लेते हैं। लेकिन हमें भी होशियारी से काम लेना होगा ताकि इन्हें हम पर शक न हो। फिर वो तीनों अपनी गुफा में जाकर वहां रखा जादुई पानी पी लेती हैं और खूबसूरत लड़कियों के रूप में बदल जाती हैं। ये जादुई पानी हमें सिर्फ 1 महीने के लिए जवान बना सकता है। चिंता की बात नहीं है, 15 दिन में हमारा काम हो जाएगा। चलो हम उन तीनों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाते हैं। फिर वो तीनों चुड़ैल नदी में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। कोई हमारी मदद करो, कोई हमें बचाओ, हमें तैरना नहीं आता, कोई तो मदद करो। उनकी आवाज सुनकर तीनों भाई चुड़ैलों को बचाने नदी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर में वो तीनों उनको बचाकर किनारे ले आते हैं। हमारी जान बचाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
हम मछलियाँ पकड़ने नदी में उतरी थी, लेकिन तभी हमारी नाव उलट गई और बहती हुई यहाँ तक आ गई। चुड़ैलों की खूबसूरती देखकर तीनों भाई उन पर फिदा हो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उन तीनों भाइयों से दोस्ती कर लेती हैं और अगले दिन से रोज उनसे मिलना जुलना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे वो तीनों भाई पूरी तरह चुड़ैलों के वश में हो जाते हैं और उनसे शादी करने का फैसला कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद तीनों भाई चुड़ैलों से शादी करके उन्हें अपने घर ले जाते हैं, लेकिन इस बात से उन तीनों की माँ बहुत नाराज होती है। अरे ये सब क्या है, तुम तीनों ने मुझे बताए बिना अचानक शादी कैसे कर ली? ओ माँ, तुम इतने सालों से हमारी शादी करवाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से हमारी शादी नहीं हो रही थी। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी मुलाकात इन तीनों से हुई थी। ये तीनों बहुत ही अच्छी और नेक हैं। साथ ही इनके जैसी खूबसूरत लड़कियां पूरे गांव में नहीं है, इसीलिए हमने इनसे फौरन शादी कर ली। तुम तीनों ने इस तरह जल्दबाजी करके ठीक नहीं किया। खैर, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर कावेरी तीनों चुड़ैलों को अपनी बहू मानकर उनके साथ रहने लगती है। हमारा पहला मकसद कामयाब हो गया है, बस हमें अब 15 दिनों तक इंतजार करना होगा। उसके बाद इन तीनों को मार कर हम फिर से जवान हो जाएंगी। इस तरह वो चुड़ैलें तीनों भाइयों के साथ बहुत ही मीठा बर्ताव करते हुए रहने लगती हैं। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं। मैंने सुना है पास वाले जंगल में हिमालय से एक बहुत बड़े बाबा आए हुए हैं। उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमें भी उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। और वह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कई दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, इसीलिए हम आज ही बाबा जी के दर्शन के लिए जाएंगे। इस तरह सच्चाई से अनजान तीनों भाई चुड़ैलों के बहकावे में आकर उनके साथ जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद चुड़ैलें तीनों भाइयों को शैतानी बाबा की गुफा में ले जाती हैं। गुफा के अंदर कदम रखते ही शैतानी बाबा अपनी शक्ति से तीनों भाइयों को बांध देते हैं। फिर अगले ही पल वो तीनों चुड़ैलें अपनी डरावनी रूप में आ जाती हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तीनों तो चुड़ैल हैं। हाँ, हम तीनों चुड़ैल हैं। तुम तीनों को जान से मारने के लिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तुम्हें मार कर तुम्हारा दिल खाने के बाद हम तीनों फिर से जवान हो जाएंगी। ये सुनकर तीनों भाई घबरा जाते हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और तुम लोग चाहे जितनी भी चिल्लाओ, तुम्हारी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक उन तीनों की माँ कावेरी तांत्रिक और कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाती है। अचानक उन लोगों को देख शैतानी बाबा घबरा जाते हैं। और नहीं, अचानक ये सब यहाँ कहाँ से आ गए? इससे पहले कि शैतानी बाबा कुछ कर पाता, तांत्रिक अपने थैले से जादुई राख निकालकर शैतानी बाबा की आंख में डाल देता है। अरे मर गया रे, तूने मेरी आंख में क्या डाल दिया? अरे कोई बचाओ मुझे। फिर शैतानी बाबा दर्द से तड़पता हुआ वहां से भाग जाता है। अरे तांत्रिक, ये तूने क्या किया? अब हम तीनों तुझे नहीं छोड़ेंगी। लेकिन तभी तांत्रिक मंत्र पढ़कर उन तीनों चुड़ैलों के शरीर को पत्थर में बदल देता है। ये देख तीनों भाई राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद गांव वाले पत्थर बनी तीनों चुड़ैलों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। इस तरह उन तीनों धोखेबाज चुड़ैलों को उनके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, 3 चुड़ैलों की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, वरना आगे चलकर हमें पछताना पड़ सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है खूनी सुनहरी गाय की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं खूनी सुनहरी गाय की कहानी।
तो आपने देखा दोस्तों खूनी सुनहरी गाय की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितने भी ताकतवर हो लेकिन अच्छाई के सामने कभी नहीं टिक पाते और एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की मुंह दिखाई की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की मुंह दिखाई की कहानी। किसी गांव में अनूप नाम का एक नौजवान रहता था। अनूप मटके बनाने का काम करता था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। फिर एक दिन अनूप ढेर सारे मटके लेकर शहर की ओर जा रहा था कि तभी अचानक जंगल के रास्ते में उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर अनूप पास की झाड़ियों के पास पहुंच जाता है। तभी उसे एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है जिसका आधा शरीर जमीन में धंसा हुआ है। देखो, मैं परिदेश की परी हूँ। एक श्राप की वजह से मैं चुड़ैल के रूप में बदल गई हूँ। अगर कोई इंसान मुझसे शादी कर ले तो 6 महीने के बाद मैं पहले की तरह फिर से खूबसूरत बन जाऊंगी। चुड़ैल की अजीबोगरीब बातें सुनकर अनूप हैरत में पड़ जाता है। क्या कहा, तुम परी हो? हाँ, मैं परी हूँ। एक बुरी जादूगरनी ने मेरा ये हाल किया है। देखो, तुम मुझसे शादी करके मेरी जान बचा लो, वरना कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह जमीन में धंस जाऊंगी और मेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बातें सुनकर अनूप को उस पर तरस आ जाता है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अनूप चुड़ैल के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर के उससे शादी कर लेता है। फिर अगले ही पल चुड़ैल जमीन से बाहर निकल आती है। उसके बाद अनूप चुड़ैल को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी के साथ चुड़ैल को देख अनूप की माँ की आंखें फटी की बैठी रह जाती हैं। अनूप अपनी माँ को चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है। उसकी माँ मान लेती है, लेकिन अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और अपने गांव में एक चुड़ैल को बहू बनकर आई देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ अनूप की माँ सभी गांव वालों को अपनी चुड़ैल बहू की मुंह दिखाई के लिए घर पर बुलाती है। चुड़ैल को देखने के लिए गांव वाले बहुत उत्सुक थे और वो सभी लोग बड़ी तादाद में चुड़ैल को देखने अनूप के घर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो चुड़ैल गांव के लोगों के साथ पूरी तरह घुल मिल जाती है। दूसरी तरफ अनूप और उसकी माँ को भी चुड़ैल से कभी कोई परेशानी नहीं होती। फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो चुड़ैल परी के रूप में नहीं बदलती। ये देख अनूप को बड़ी हैरानी होती है। और तुमने कहा था कि 6 महीने बाद तुम परी के रूप में बदल जाओगी, लेकिन तुम तो अभी भी चुड़ैल बनी हो। अनूप की आवाज सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की डरावनी हंसी सुनकर अनूप घबरा जाता है। अरे बेवकूफ इंसान, असल बात तो ये है कि मैं सच में एक चुड़ैल हूँ। 6 महीने बाद मेरी मौत होने वाली थी, लेकिन मेरे सामने बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं किसी इंसान से शादी करके 6 महीने तक उसके साथ रहूं। इसीलिए मैंने तुझे बेवकूफ बनाकर तुझसे शादी की है। अब मेरी उम्र 100 साल बढ़ चुकी है और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं अपनी गुफा में रहने जा रही हूँ। पिछले 6 महीनों से मैंने किसी इंसान का मांस नहीं खाया है, लेकिन अब मैं रोज गांव के लोगों को मार कर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ती हुई पास के जंगल में चली जाती है। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे से अनूप को बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा होता है। फिर अगले दिन से चुड़ैल गांव में आकर लोगों को मार कर खाना शुरू कर देती है। इस बात से सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और सारा दोष अनूप के ऊपर डालकर उसे धमकी देने लगते हैं। क्यों रे अनूप के बच्चे, तूने कहा था कि वो एक परी है, लेकिन वो तो एक धोखेबाज निकली। अब वो गांव के लोगों को मार कर खा रही है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। उस चुड़ैल ने मीठी बातों में आ गया था मैं।
लेकिन फिक्र मत करिए, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा और उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। इतना कहकर अनूप किसी बड़े तांत्रिक को ढूंढने गांव से बाहर निकल जाता है, लेकिन काफी भटकने के बाद वो एक पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। तभी उसे अपने सामने एक बड़ा सा चमकदार पेड़ दिखाई देता है। अनूप हैरानी से उस पेड़ को देखने लगता है। फिर अगले पल पेड़ अनूप से कहता है, तुम कौन हो बेटा और यहाँ इतनी दूर क्या करने आए हो? अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने सामने जादुई पेड़ को देख अनूप खुश हो जाता है और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता देता है। और ठीक है, तुम कल उस चुड़ैल को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसके बाद जादुई पेड़ अनूप को अपनी योजना के बारे में बता देता है। फिर अनूप अपने गांव लौट जाता है। रात होते ही चुड़ैल गांव वालों को मारने के लिए गांव में आ जाती है, लेकिन तभी अनूप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और मेरी बात ध्यान से सुन, तू मेरे गांव वालों को मारना छोड़ दे, इसके बदले मैं तुझे इंसानों को प्रकट करने वाली जादुई पेड़ के पास ले जाऊंगा। उस पेड़ के जरिए तू रोज जितने चाहे उतने इंसानों को मार कर खा सकती है। जादुई पेड़ के बारे में सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और जादुई पेड़ को देखने के लिए उतावली होने लगती है। फिर अगले दिन अनूप चुड़ैल को जादुई पेड़ के पास ले जाता है। चुड़ैल देखते ही उस पेड़ के ऊपर ढेर सारे इंसान झूल रहे थे। अरे वाह, मजा आ गया, इस पेड़ पर तो हट्टे कट्टे इंसान हैं, अब मैं मजे से इन सबको मार कर खाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सभी इंसान वहां से गायब हो जाते हैं। तभी एक बड़ी सी रस्सी चुड़ैल के पेड़ के साथ बांध देती है। अरे ये क्या हो गया, इस पेड़ ने तो मुझे बांध दिया, तूने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पेड़ की पकड़ से छूट नहीं पाती। अब तुम आराम से अपने घर जाओ बेटा, अब ये धोखेबाज चुड़ैल हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेगी। पेड़ की बात सुनकर अनूप बहुत खुश होता है और अपने गांव लौट जाता है। इस तरह उस दुष्ट चुड़ैल धोखेबाज को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की मुंह दिखाई की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी अजनबी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया लहंगे वाले की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया लहंगे वाली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में रजनी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। रजनी काला जादू करने में माहिर थी। हर रात वो अपने घर में काले जादू का प्रयोग किया करती थी। इसी तरह एक दिन रजनी अपने काले जादू की शक्ति से एक भूतिया लहंगा तैयार कर लेती है। अरे वाह, आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने भूतिया लहंगा तैयार कर लिया है। इस भूतिया लहंगे के जरिए मैं शहर की सभी जवान लड़कियों को परेशान करूंगी। फिर अगले दिन रजनी उस भूतिया लहंगे को लेकर गांव में चली जाती है। उस दिन विमला नाम की एक लड़की की शादी थी। रजनी सीधा उसके घर पहुंच जाती है। सुनो विमला, मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, तुम्हारे घर वाले शादी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खूबसूरत लहंगा लेकर आई हूँ, ये लो, इसे रख लो। उस लहंगे को देख विमला बहुत खुश होती है और अपनी शादी में उस लहंगे को पहन लेती है। फिर शादी होने के बाद विमला अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसी रात अचानक विमला का चेहरा बहुत ही डरावना बन जाता है, जिसे देख विमला का पति घबरा जाता है। अरे ये क्या हो गया, तुम इतनी डरावनी कैसे बन गई? इससे पहले कि विमला का पति कुछ समझ पाता, विमला उसे मारने लगती है।
देखते ही देखते विमला अपने पति की बुरी तरह पिटाई कर देती है और घर छोड़कर सीधे जंगल की ओर भाग जाती है। हे भगवान, ये कैसी लड़की से मेरी शादी हो गई। शादी के पहले दिन इसने मेरी मरम्मत कर दी। उसके बाद विमला का पति विमला को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे विमला कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ रजनी फिर से एक भूतिया लहंगा तैयार कर लेती है और उस लहंगे को एक दुल्हन को दे देती है। वो दुल्हन भी विमला की तरह रात को अपने पति की खूब पिटाई करती है और जंगल में भाग जाती है। इस तरह रजनी बहुत सारी लड़कियों को वो भूतिया लहंगा दे देती है, जिस वजह से उस इलाके की बहुत सारी लड़कियां अपने पति की पिटाई करके जंगल भाग जाती। धीरे धीरे ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। लोग उन लड़कियों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। इस वजह से चारों तरफ एक खौफ का माहौल कायम हो जाता है। फिर एक दिन कुछ लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, हमारे इलाके में ये सब क्या हो रहा है? जिस लड़की की भी शादी होती है वो पहली रात ही अपने पति की पिटाई करके भाग जाती है। मैंने सुना है इस तरह 15 लड़कियां घर से भाग चुकी हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें बहुत जल्द यहाँ से भागकर कहीं दूर जाना होगा। क्या पता कल ये सारी घटना गांव के लड़कों के साथ भी होने लगे। इस तरह सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी वहां से रजनी गुजरती है। रजनी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर लहंगा मौजूद था। उसे देख गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये रजनी इतना सुंदर लहंगा लेकर कहाँ जा रही है? इससे पहले भी मैंने इसे इसी तरह लहंगे ले जाते हुए देखा था। आखिर ये इतने सारे लहंगा कहाँ से लेकर आती है? इसके तो कपड़ों की दुकान भी नहीं है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। मुझे तो ये रजनी बहुत ही अजीब औरत लगती है। पहले तो ये किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये गांव की लड़कियों से कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है। कहीं लड़कियों के गायब होने की वजह इसी का तो हाथ नहीं? मैंने सुना है ये काला जादू भी करती है। ये सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें इस पर नजर रखनी होगी। इस तरह रजनी गांव वालों के शक के घेरे में आ जाती है। फिर उसी रात कुछ गांव वाले रजनी के घर की खिड़की के अंदर ताक झांक करने लगते हैं। रजनी अपने कमरे में आग जलाकर काले जादू के मंत्र पढ़ रही थी और तभी अचानक आग से एक सुंदर लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देख सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने भूतिया लहंगे के जरिए जंगल में भेज दिया है। बहुत जल्द मैं इस इलाके के साथ साथ आसपास के इलाकों की भी सभी लड़कियों को इसी तरह भूतिया लहंगा देकर उन्हें जंगल में भेज दूंगी। उन लड़कियों के घर वालों को परेशान होता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अरे नहीं, ये रजनी तो बहुत ही निर्दय और दुष्ट है। चलो इसे अभी सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन सबको अचानक देख रजनी घबरा जाती है। अरे नहीं, लगता है इन लोगों को मेरी असलियत पता चल गई। मुझे इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन गांव वाले इसे पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं। फिर गांव के चौराहे पर ले जाकर खंबे के ऊपर लटका देते हैं। चलो भाइयों, इस बूढ़ी औरत को जलाकर इसका अंत कर देते हैं, वरना ये इसी तरह पूरे गांव वालों को बर्बाद कर देगी। उसके बाद वो सभी लोग रजनी के शरीर में पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देते हैं। अरे नहीं, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो। इस तरह रजनी तड़पते हुए जलने लगती है और थोड़ी ही देर में इसकी मौत हो जाती है। रजनी के मरते ही इसके काले जादू का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और जंगल की गई हुई सभी लड़कियां वापस अपने अपने घर लौट जाती हैं। उस दिन के बाद से वहां के लोग बेफिक्र होकर खुशी से जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया लहंगे वाले की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वाले लोगों की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। एक ना एक दिन उनका भांडा फूट ही जाता है और उन्हें अपने गलत कामों की कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।